गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ऑलरेडी इस चैप्टर के मैंने 3 पार्ट रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिए थे। तो आज आखिरी पार्ट जो थियरी का बाकी है वो मैं कंप्लीट करके अपलोड कर दूंगा। होप करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाए। थियरी जानना बहुत जरूरी है, तभी सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ओके, ये टॉपिक से बाकी था पेज 30 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। हमने आगे थियरी में पढ़ा था कि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है ना, वो होलसेल प्राइसेस पे होता है, कैलकुलेट होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर रिटेल प्राइसेस पे रिकॉर्ड होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलेगा कि एक फैमिली की या एक पर्सन की रिक्वायरमेंट कितनी है, बेसिक जरूरत पे कितना पैसा खर्च करता है, पता चल जाता है। पहले हम डिफाइन देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज कंस्ट्रक्टेड to measure and study the changes in the cost of living of people from different section of the society due to fluctuation in price। मतलब प्राइस में अप्स एंड डाउन आती रहती है, तो उसकी वजह से लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या फर्क पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या फर्क पड़ेगा, खास करके कॉस्ट ऑफ लिविंग। मतलब पहले समझ लो एक महीने में 10,000 रुपए खर्च होते थे, अब 12,000 खर्च हो रहा है, 13,000 खर्च हो रहा है, और इसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा वो पता चलेगा। 10 ये डिफाइन है इन्वर्टेड कॉमास में। द नंबर शोइंग द परसेंटेज क्यों, क्योंकि इसमें भी 100 मल्टीप्लाई होता है। द नंबर शोइंग द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ अ सर्टेन सेक्शन। अब यहाँ सर्टेन सेक्शन क्यों बोला है, क्योंकि जनरली हमारे सोसाइटी में 3 सेक्शन है, रिच क्लास, पुअर क्लास एंड मिडिल क्लास। तो हम कौन से सेक्शन की बात करें अलग है, क्योंकि रिच क्लास की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो मिडिल से भी अलग है, पुअर से भी अलग है, सबका एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए पर्टिकुलर सेक्शन की बात हो रही है। रिपीट कर रहा हूँ, द नंबर शोइंग द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन द करंट पीरियड एज कंपेयर टू द बेस पीरियड इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। नोट करना कि हमेशा करंट ईयर को बेस ईयर के साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात हो सकती है, क्योंकि सभी सेक्शन की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, रिच, पुअर एंड मिडिल क्लास। The cost of living index number is prepared separately for the people of different section of the society and region। अलग अलग एरिया का भी अलग अलग होता है और अलग अलग सेक्शन का भी अलग अलग होता है। For example, a family spends 15,000 per month for the living in the 2012 year, and the same family spent 18,000 per month for the living in 2014। मतलब 2 साल में 3,000 ज्यादा खर्च कर रहे हैं for the same lifestyle। Their cost of living index number फाइंड करना है। तो जो 2012 का जो एक्सपेंडिचर है वो 15,000 वो P0 ले लेंगे, मतलब बेस ईयर की वैल्यू, और 18,000 है वो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर लेंगे। फॉर्मूला एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर इनटू 100, तो कितना आएगा 120% कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हो गया। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 120 आया, मतलब कि महंगाई 20% बढ़ गई। कैसे 20% पता चला, 120 में से 100 माइनस करेंगे तो एक्सपेंसेस मंथली 20% बढ़ गया। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्यों कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में नेक्स्ट पेज पे। थियरी समझना बहुत जरूरी है, मैं एक एक वर्ड आपको समझा रहा हूं। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। पहले तो पर्पस, हम किस लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। द पर्पस ऑफ एवरी इंडेक्स नंबर शुड बी एक्सप्लेन बिफोर कंस्ट्रक्टिंग इट। हम कोई भी इंडेक्स नंबर निकाले, क्यों इंडेक्स नंबर निकाल रहे ना, वो पर्पस स्पेसिफाई करना जरूरी है। वी शुड असर्टेन मतलब कैलकुलेट या फाइंड आउट द क्लास ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी फॉर होम द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। मतलब अगर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं तो हमें पहले डिसाइड करना है, टारगेट करना है कि हम मिडिल क्लास के लिए ढूंढ रहे हैं, अपर क्लास के लिए या लोअर क्लास के लिए। The requirement of people of worker class and rich class are different, ये तो सबको ही पता है। For example, the rise of price of grains does not affect much to the cost of living of the people from rich class, whereas it affects a lot to the cost of living of people from worker class। मतलब पुअर क्लास को है ना
फूड ग्रेन की प्राइस बढ़ने से बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन रिच क्लास को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। Thus, it is necessary to clarify the purpose of the construction of cost of living index number. दूसरा पॉइंट है फैमिली बजट इंक्वायरी, मतलब हमें घर घर जाके इन्वेस्टिगेट डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। A sample of some families is randomly selected from the families of that class of people for whom the cost of living index number is prepared. जैसे हम पर्वत पाटिया एरिया में या सूरत में किसी भी एक एरिया का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली का, तो हमें पहले उसमें से एक एरिया में से एक सैंपल सिलेक्ट करना पड़ेगा। द बजट ऑफ द फैमिली सिलेक्टेड इन द सैंपल इज स्टडीड, मतलब सबकी बजट स्टडी करेंगे। द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन अबाउट द लिस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम कंज्यूम बाय देम, मतलब वो लोग अपने फैमिली में क्या क्या कंज्यूम करते हैं उसका लिस्ट बनाएंगे। देयर कंजम्पशन, मतलब वो कितनी क्वांटिटी है। लिस्ट ऑफ रिटेल प्राइस, मतलब जो जो कमोडिटी यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसका रिटेल प्राइस क्या है। ध्यान रखना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में रिटेल प्राइस होता है। द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन देम, मतलब उस चीजों पे कितना खर्च होता है। एंड प्लेस ऑफ परचेज, मतलब कहां से खरीदते हैं एक्सेट्रा। दिस टाइप ऑफ इंक्वायरी इज कॉल्ड सैंपल फैमिली बजट इंक्वायरी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें द डेटा obtained from the inquiry. The data obtained from the inquiry of families included in the sample are generally divided into 5 sections. ध्यान रखना ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। 5 सेक्शन है कॉस्ट ऑफ लिविंग में। पहला तो फूड और फैमिली में इस्तेमाल होता है, क्लोथिंग भी, हाउस रेंट, अब जो रेंट पे रहते हैं उनके ज्यादातर ये आएगा ही, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी सभी के घर में इस्तेमाल होता है। एंड लास्ट मिससेलेनियस, मतलब जो बाकी रह जाएगा वो सब इसमें आ जाएगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट आइटम in the expenditure for living can be known from the sample inquiry of the family budget. Sample inquiry of family budget, मतलब हर एक फैमिली की इंक्वायरी होगी और वो लोग कितना परसेंटेज एक्सपेंडिचर किस चीज पे, फूड क्लोथिंग पे खर्च करते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। Hence importance मतलब weight for each item selected in the construction of index number in its group and the importance of each group in the total expenditure can be determined. Importance मतलब weight, मतलब उसमें से कितना पैसा खर्च हो रहा है। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइसेस ऑफ आइटम, मतलब जो जो आइटम हम यूज कर रहे हैं उसकी प्राइसेस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। द रिटेल प्राइसेस ऑफ आइटम आर कलेक्टेड फ्रॉम द एरियाज ऑफ द रेसिडेंस ऑफ द पीपल। अब ध्यान से देखना जिस एरिया में लोग रहते हैं उसमें से। The retail prices of item are collected from the areas of residence of the people from the class of families for whom the cost of living index number is to be obtained. As far as possible, these prices should be collected from the standard and government approved shop. मतलब जो recognize है, जिनके पास government की permission है, वहां से हमें prices collect करनी है। The average prices of item should be taken into consideration when the price obtained from various shops at different times are different. मतलब रोज कोई कोई चीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की प्राइस रोज फ्लक्चुएट होती है, तो हमें आसपास के एरिया में 5-7 शॉप से कलेक्ट करना चाहिए या 5-7 वेंडर से कलेक्ट करना चाहिए और उनका एवरेज निकाल देना चाहिए, जिससे हमें अच्छा ट्रस्टवर्दी इंडेक्स नंबर मिलेगा। फॉर द बेस ईयर, हमें एक नॉर्मल ईयर को बेस ईयर लेना है। द प्राइस रिलेटिव आर फाउंड एज फॉलोज फॉर ईच item by taking the retail price of the normal year as base year. फॉर्मूला तो पहले ही पढ़ा था, प्राइस रिलेटिव I equal to P1 upon P0 into 100. हेलो 100 मल्टीप्लाई किया ना, मतलब परसेंटेज प्राइस रिलेटिव हो गया। P1 मतलब रिटेल प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड P0 मतलब रिटेल प्राइस ऑफ बेस ईयर। नेक्स्ट है एवरेज। ध्यान से देखना, इट इज नेसेसरी टू फाइंड जनरल प्राइस रिलेटिव। जनरल मतलब 5-7 कमोडिटी का साथ में, 2-4 कमोडिटी का साथ में, फ्रॉम द प्राइस रिलेटिव ऑफ डिफरेंट आइटम। A proper average should be used for this purpose. Theoretically, geometric mean is the ideal average for construction of index number. मार्क करना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एमसीक्यू में भी बताया था। Geometric mean ideal average है construction of index number के लिए, but due to difficulty of its computation, it is common to use weighted mean. Weighted mean मतलब जिसमें नीचे P0 Q0 आता है या P1 Q1 P0 Q1 आता है। जनरली ज्योमेट्रिक मीन है, वरना इंडेक्स नंबर के लिए ज्योमेट्रिक मीन है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के लिए वेटेड मीन लिया जाता है। नाउ छठा पॉइंट, वेट मतलब इंपॉर्टेंस। द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट आइटम
selected in the construction of index number is not same. मतलब जैसे एक फैमिली में फॉर एग्जांपल वीट ज्यादा इस्तेमाल होता है, हो सकता है दूसरी फैमिली में राइस ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो जिसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है उसको वेट ज्यादा प्रोवाइड करेंगे. The importance of different items selected in the construction of index number is not same. The number associated with items in proportion to their importance is per weight. मतलब importance जिस चीज का जितना है उसके हिसाब से weight दिया जाता है. This weight can be of two types, implicit weight and explicit weight. अब यहाँ मैं दोनों का मतलब डिटेल में समझा दूंगा, ये बोर्ड में आ चुका है. Implicit मतलब indirect method, ये ज्यादा accurately इससे आंसर नहीं निकलेगा. पहला implicit weight, this is an indirect method of assigning weight. MCQ में भी आ सकता है कि indirect method कौन सा है, implicit. According to this method, the weights are determined as per the number of varieties of different items selected in the construction of index number. This method is called implicit weight as the weight cannot be accurately quantified. मतलब इसको नंबर में रिप्रेजेंट करना बहुत डिफिकल्ट है. मैं एग्जांपल देता हूँ. अगर हम सिर्फ फूड आइटम का इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, हमने फॉर एग्जांपल उसमें अगर हम राइस की बात कर रहे हैं, अगर राइस की फॉर एग्जांपल 5 अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग राइस की अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से 5 वैरायटी है, तो उसका वेट 5 आ जाएगा. और वीट की अगर 3 वैरायटी है, जितनी वैरायटीज होगा उतना उसका वेट हो जाएगा. वीट की 3 वैरायटी है तो वेट W3 आ जाएगा. इस तरह से लेना है. नंबर ऑफ वैरायटीज इसमें इंपॉर्टेंट है. इसमें क्वांटिफाई करना डिफिकल्ट है, इसलिए ये मेथड यूज होता ही नहीं है. एक्यूरेटली इससे आंसर मिलेगा नहीं. जो हम सम में करेंगे ना वो सेकंड वाला करेंगे, एक्सप्लिसिट वेट. दिस इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ असाइनिंग वेट. द वेट ऑफ द आइटम आर एक्सप्रेस न्यूमेरिकली, मतलब ये नंबर में मेजर होता है. ऊपर वाला ना वैरायटी मतलब क्वालिटी के हिसाब से, और ये क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड है. दिस इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ असाइनिंग वेट. द वेट ऑफ आइटम आर एक्सप्रेस न्यूमेरिकली इन proportion to their importance. मतलब जितनी क्वांटिटी ज्यादा इस्तेमाल होगा उसको वेट ज्यादा मिलेगा. इन दिस मेथड the weight of the item are determined according to the consumption, मतलब quantity used, sale, production or expenditure for that item. Thus the weight given in accordance with the importance of the item are called explicit weight. Means समझ लो अगर wheat 5 kg इस्तेमाल होता है तो उसका वेट 5 आएगा, और राइस 3 kg इस्तेमाल होता है तो उसका वेट 3 आ जाएगा, क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड. अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम. There are two methods of assigning explicit weight which are as follows. पहला तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा मेथड ऑफ फैमिली बजट. पहला जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना, वो लास्ट पे ईयर की ही फॉर्मूला है, ध्यान से देखना. इन दिस मेथड द एक्सपेंडिचर ऑफ एवरी आइटम इन द बेस ईयर एंड करंट ईयर इज फाउंड यूजिंग द कंजम्पशन मतलब क्वांटिटी ऑफ दिस आइटम, एंड फर्दर द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द आइटम इज ऑब्टेन्ड फॉर बोथ द ईयर्स. टोटल एक्सपेंडिचर दोनों साल का निकाला जाता है. The percentage ratio of the total expenditure of the current year with the total expenditure of base year is called the index number by the method of total expenditure. P0 कोई नया पॉइंट है नहीं, प्राइस ऑफ बेस ईयर. Q0 क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर. P1 प्राइस ऑफ करंट ईयर. Q1 क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर. अब क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया होगा ना उसके ऊपर बेस्ड होगा. If the quantity of the base year, if the quantity base year की अगर quantity दिया है, if the quantity of the base year is used for finding the total expenditure of current year and base year, sigma P1 Q0 total expenditure, sigma P1 Q0, sigma P1 Q0 total expenditure of current year, and sigma P0 Q0 total expenditure of base year. जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर है उसमें करंट ईयर की प्राइस लेंगे, दोनों में क्वांटिटी Q0 लेंगे. P0 Q0 टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर. I ये लास्ट ईयर की फॉर्मूला है. I ये लास्ट ईयर की फॉर्मूला है. P1 Q0 टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर है. P0 Q0 टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर. I की फॉर्मूला सिग्मा P1 Q0 अपॉन P0 Q0 into 100. This formula is called लास्ट ईयर फॉर्मूला इंडेक्स नंबर. ध्यान से रखना, इसमें Q0 मतलब बेस ईयर की क्वांटिटी है ना, तो लास्ट ईयर की फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. और इन केस अगर सम में करंट ईयर
बेस ईयर की क्वांटिटी नहीं दिया है। अगर बेस क्वेश्चन में बेस ईयर की क्वांटिटी नहीं दिया है तो हम करंट ईयर की क्वांटिटी यूज करेंगे। इफ क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर is used for finding total expenditure of current year and base year, तो sigma P1 Q1 equal to total expenditure of current year and P0 Q1 total expenditure of base year। तो इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला क्या आएगी, सिग्मा P1 Q1 अपॉन Q0 P0 Q1 into 100। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड पाशेस इंडेक्स नंबर। तो दोनों फॉर्मूला में फर्क क्या हुआ, एक में बेस ईयर की क्वांटिटी इस्तेमाल की और दूसरे में करंट ईयर की। 90% आपको बेस ईयर की क्वांटिटी देंगे, लेकिन इन केस बेस ईयर की क्वांटिटी नहीं दिया है तो हमें करंट ईयर की क्वांटिटी यूज करनी है। तो करंट ईयर में मतलब पासेस वाला यूज करेंगे और बेस ईयर की क्वांटिटी दी है तो लास्ट पेयर वाला यूज करेंगे। इन केस दोनों दिया ना तो हम पहला वाला यूज करेंगे, लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर। ये खत्म हो गया। अब दूसरी मेथड, दूसरी मेथड ऑफ फैमिली बजट, मेथड ऑफ फैमिली बजट। नाउ वी विल डिस्कस मेथड ऑफ फैमिली बजट। ये दूसरी मेथड है, इसके रिलेटेड सम ऑलरेडी आ चुके थे पहले। इन दिस मेथड परसेंटेज प्राइस रिलेटिव आई इज फाउंड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी फॉर एवरी आइटम, मतलब पहले तो आई निकालेंगे P1 अपॉन P0 इंटू 100, where P1 price of current year, P0 price of base year, then the expenditure of every item। ध्यान से देखना, expenditure of every item P0 Q0 in the base year is found and it is taken as a weight। ध्यान से रखना P0 Q0 को weight लेंगे जो डिनोमिनेटर में आएगा। For the percentage price relative I, the formula for index number by the method of family budget method using the weighted average। ध्यान रखना family budget method weighted average के ऊपर बेस है P0 Q0। अब ध्यान से फॉर्मूला समझना, इंडेक्स नंबर सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। अब पहले तो आप सिग्मा W, सिग्मा मतलब टोटल और W मतलब P0 Q0 डिनोमिनेटर में आ गया। सिग्मा I जो ऊपर I की फॉर्मूला है ना P1 अपॉन P0, तो ये वाला P1 अपॉन P0 यहां रखा, इनटू 100 यहां रख दिया, एंड ये सिग्मा I की वैल्यू आ गई और W मतलब P0 Q0। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये वाला P0 एंड ये वाला P0 कट हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में P0 और ये P0 ऊपर वाला कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिग्मा P1 Q0 ये ऊपर आ गया एंड सिग्मा P0 Q0 यहां आ गया इनटू 100। तो फैमिली बजट मेथड हो गया। रिपीट कर रहा हूं मैं, इंडेक्स नंबर आई की फॉर्मूला सिग्मा IW, सिग्मा आई की वैल्यू क्या आएगी P1 अपॉन P0 ये वाली फॉर्मूला यहां डाल दिया इनटू 100, एंड W की फॉर्मूला ये है P0 Q0 और नीचे सिग्मा P0 Q0। तो ये P0 और ये P0 कट हो जाएगा ऊपर नीचे, तो बचेगा P1 Q0। तो ये आंसर आ गया। Thus, the index number obtained by the method of family budget is the last pair's index number। मतलब जो IW था वो लास्ट पेयर की फॉर्मूला है। 17th illustration, देखो इसमें क्या बोला है, find the cost of living index number by family budget method from the following information about the index number of different group of items for living and their weight। देखो पहली कॉलम ग्रुप, फिर इंडेक्स नंबर आई, फिर W मतलब वेट दिया हुआ है तीनों कॉलम। तीनों कॉलम हम वर्टिकली लिख देंगे, ग्रुप, इंडेक्स नंबर, वेट, फिर हम I और W कॉलम मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा W का टोटल और IW का टोटल। डिवाइड करेंगे 24512 डिवाइड बाय 100 245.12। Thus it can be said that there is a percentage increase in price by 145.12%। कैसे आएगा, 245.12 माइनस 100
तो हम कह सकते हैं 145.12% टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर बढ़ गया है एज कंपेयर टू बेस ईयर। Now 18th illustration. Calculate the cost of living index number by the method of total expenditure and family budget method for the year 2015 and with the base year 2014 with the following data. आइटम दिया है 6 आइटम है। यूनिट है ना, यूनिट के हिसाब से चेंजेस होगा। जैसे यहाँ वीट का यूनिट क्विंटल है, क्विंटल मतलब 100 केजी, 100 केजी की प्राइस 1600 है, तो हम उसको यूनिट में चेंज करेंगे, 1 केजी कर देंगे और 1600 डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो 16 रुपीज। और 1800 100 केजी की प्राइस है तो 1 केजी यहाँ कर देंगे, उसकी प्राइस 18। राइस में केजी और केजी कोई चेंज नहीं होगा, तुअर दाल में भी कोई चेंज नहीं होगा, ऑयल में भी कोई चेंज नहीं होगा, मीटर और इनमें किसी में भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिए, पहली कॉलम आइटम, फिर यूनिट में सिर्फ वीट में चेंज किया और 2014 की जो क्वांटिटी है Q0, 2014 की प्राइस P0 एंड 2015 की प्राइस P1। फिर हमें P1 Q0 मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करके 18 मल्टीप्लाई बाय 35 इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, 45 डिवाइड बाय 25 ये मल्टीप्लाई किया। फिर P0 Q0 मतलब 35 मल्टीप्लाई बाय 16 ये कॉलम, 25 मल्टीप्लाई बाय 40 1000, फिर 20 मल्टीप्लाई बाय 60 1200, इसका टोटल करेंगे, फिर इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला डालेंगे, P1 Q0 का टोटल डिवाइड बाय P0 Q0 का टोटल इनटू 100, तो 141.48 आ गया। मतलब इसमें से 100 माइनस करेंगे, मतलब 41.48% प्राइसेस बढ़ गई है। अब यही कॉलम में अगर आपको पूछे कि फैमिली बजट मेथड, तो पहली कॉलम आइटम, फिर यूनिट, Q0 दिया है, P0 दिया है एंड P1 प्राइसेस में पता है ना 100 से डिवाइड किया था, फिर I निकालेंगे P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये रहा P1 अपॉन P0 इंटू 100। फिर W P0 Q0 मल्टीप्लाई किया तो कैसे आया, 16 मल्टीप्लाई बाय 35, 40 मल्टीप्लाई बाय 25 ये आ गया। फिर IW I इंटू W, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा, और I और W को मल्टीप्लाई किया 112.5 मल्टीप्लाई बाय 560, 112.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये सब इंडेक्स का टोटल, IW का टोटल 6,48,000 और 4580 इसका टोटल, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो फैमिली बजट मेथड सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W डिवाइड करने से आंसर आएगा 141.48, इसमें से 100 माइनस करेंगे तो 41.48% प्राइसेस बढ़ चुकी है। तो दोनों का आंसर सेम होगा अगर आपने सब कुछ राइट किया है तो। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हम दोनों का साथ में भी बना सकते हैं। कैसे? जो पहली वाली टेबल थी ना, एक मिनट, ये पहला टेबल जो हमने, ये वाली, ये पहली टेबल में 2 कॉलम 3 4 5 क्वेश्चन में दिया था, हमने 2 निकाले थी। फिर इसी में ही ये जो लास्ट कॉलम है ना उसको W नाम देंगे, फिर यहाँ P1 अपॉन P0 इंटू 100 आ जाएगा और लास्ट में IW, तो ये W है, फिर I का कॉलम निकालना है IW, 2 कॉलम ऐड करने से एक साथ दोनों हो जाएगा। अब इधर ध्यान देना, the data referring to a worker class of a city are as follows. Find the general index number of 14 and 15, मतलब ये पहली बार ऐसा समय जिसमें 2 साल का इंडेक्स नंबर निकालना है। If the wages of this worker in 2014 has increased by 5% in 2015, is the rise in wage sufficient to maintain the standard of living? ये अलग टाइप का समय है। देखो पहली कॉलम ग्रुप, फिर वेट ऐसे वर्टिकल लिख दिया, फिर ग्रुप इंडेक्स नंबर ऑफ 2014 ये थर्ड कॉलम, फिर 15 का फोर्थ कॉलम, 14 का इंडेक्स नंबर I1 ले लिया, 15 को I2 ले लिया।
फिर पहले I1W मतलब 2014 का इंडेक्स नंबर निकाला है, बाद में I2NW को मल्टीप्लाई किया मतलब 15 का, फिर दोनों को डिवाइड करके I1W डिवाइड बाय 100 तो इंडेक्स नंबर 210.60 आ गया, और I2W का निकाले 22540 डिवाइड बाय 100 तो 225.40 आ गया, दो इंडेक्स नंबर आ गया। अब हम पहले कंपेयर करेंगे कि 2014 की कंपैरिजन में 15 में कितनी प्राइसेस बढ़ गई है, तो 225.40 माइनस 210.60 तो मतलब 14.8% कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 15 में बढ़ गया कंपेयरिंग टू 14, दोनों का डिफरेंस निकाला। अब 10% इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ 15 का कितना परसेंटेज प्राइस बढ़ी है, तो 14.8% बढ़ा, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिवाइड बाय 210.6 इंटू 100 मतलब 7.03%। ये नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा बेस ईयर की वैल्यू लेते हैं, तो 14.8% बढ़ा, नीचे बेस ईयर की वैल्यू इंटू 100 तो 7.03% प्राइस बढ़ी 14 की कंपैरिजन में 15 में। और उसकी वेजेस तो से 5% बढ़ी थी, वेजेस 5% बढ़ी है, लेकिन इंडेक्स नंबर 7% बढ़ा है। मतलब क्या हुआ कि उसकी वेजेस जो 5% बढ़ी वो सफिशिएंट नहीं है 2015 में अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए। Now 20th illustration, the following data are obtained from the family budget inquiry of middle class families. State the changes in the cost of living index number of 15 with respect to the base year 14 by finding the index number. फिर इसमें एक और चीज बोला है, if the average monthly disposable income of the family is 30,000 during 14 and the average monthly disposable of 15 is 35,000, then accordingly to the family budget index number, what should be the rise in average monthly disposable income of the family to maintain the standard of living of the base year? पहले कॉलम देखेंगे, पहले ग्रुप दिया है, फिर वेट डब्ल्यू दिया है और परसेंटेज प्राइस रिलेटिव मतलब आई दिया है, और लास्ट में आई और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करके कॉलम निकाला, टोटल कर दिया, तो 13450 डिवाइड बाय 100 तो मतलब इंडेक्स नंबर कितना आ गया, डिवाइड करने से 134.5%, ये इतना इंडेक्स नंबर आया 134.5, उसमें से 100 माइनस करेंगे मतलब प्राइसेस 34.5% बढ़ गई। अब इसमें इस तरह से नहीं निकालना है इंडेक्स नंबर, इसमें पूछा है कि इसमें ये पूछा है कि उसकी सैलरी जितनी बढ़ी है क्या वो काफी है, तो इसमें ऐसे नहीं निकालेंगे, हम लिखेंगे कि 2014 में 100 इंडेक्स था तो इनकम कितनी थी 30,000, फिर 134.5 था तो क्वेश्चन मार्क होनी चाहिए, ऐसा हम फाइंड आउट करेंगे। जब इंडेक्स 100 था तो इनकम 30,000 थी, तो इंडेक्स 134.5 हुआ तो इनकम कितनी होनी चाहिए, वो कैलकुलेट करके निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया 40,350, बट हिज एक्चुअल डिस्पोजेबल इनकम इज 35,000, तो ये होनी चाहिए थी लेकिन एक्चुअली उसकी 35,000 है, तो दो में से माइनस करेंगे मतलब उसकी इनकम अभी भी 5,350 कम है, और इसकी वजह से उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन नहीं होगा, और इतनी सैलरी 5350 बढ़नी चाहिए। ये शायद अब लास्ट थियरी है। अब यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर, यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, ये लास्ट पेज थियरी का है, इसके बाद कुछ भी नहीं है शायद, तो ध्यान से समझ लेना। This index number is prepared by studying the changes in cost of living of the people of different classes. Thus, cost of living index number is used for different objectives are as follows. पहला point, the change in purchasing power of money of the class of people. Purchasing power of money मतलब उतने पैसे से आप कितना खरीद पाओगे, नीचे उसकी फॉर्मूला भी है। The changes in the purchasing power of money of the class of people can be measured using the corresponding cost of living index number. If the increase in price of the item is higher, मतलब प्राइस में जो प्राइस बढ़ रही है वो ज्यादा है, then the increase in income, there is a decrease in the real income of the earning member and subsequently the purchasing power decrease. मतलब समझा देता हूँ,
अगर आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 20% बढ़ रहा है लेकिन आपकी इनकम सैलरी 10% ही बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकम सिर्फ 10% बढ़ रही है लेकिन आपके एक्सपेंडिचर 20% बढ़ रहा है, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन नहीं होगा, आपकी रियल इनकम कम हो रही है और पैसे की परचेसिंग पावर, खरीदने की कैपेसिटी कम होती जा रही है। Thus, the cost of living index number is useful to find the actual purchasing power of money and real income. The purchasing power of money and real income can be found using the formula. Purchasing power of money कैसे ढूंढेंगे, 1 upon cost of living index number into 100। फिर दूसरा रियल इनकम कैसे ढूंढेंगे, ऊपर आएगा इनकम या वेजेस, नीचे आएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर into 100। दूसरा सेकंड पॉइंट, the cost of living index number for each class shows a real economic condition of the respective class। मतलब रिच क्लास का अलग आएगा, मिडिल क्लास का अलग आएगा, पुअर क्लास का अलग आएगा। Hence, this measure is used to suggest the changes in the wages, मतलब जो डेली तनख्वाह मिलती है, DNS अलाउंस, जो कॉर्पोरेट जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है, उनको DA मिलता है। DA मतलब DNS अलाउंस, महंगाई बढ़ा है उसके हिसाब से सैलरी में बढ़ जाती है। फिर बोनस साल में एक बार दिया जाता है, वो पेड टू द पीपल ऑफ दैट क्लासेस। तो वेजेस, DNS अलाउंस एंड बोनस कैलकुलेट करने में ये इंडेक्स नंबर यूज होता है। थर्ड, दिस इंडेक्स नंबर measures the effect of retail prices on the cost of living of the people। मतलब इस इंडेक्स नंबर से रिटेल प्राइसेस की क्या इफेक्ट हो रही है लोगों की लाइफ साइकिल में, वो पता चल जाता है। Hence, this number index number guides the government regarding the items to be controlled under special act and the item to be kept for free trade। मतलब किस कमोडिटी के लिए हमें स्पेशल एक्ट बनाना चाहिए और उसकी प्राइस कंट्रोल करनी चाहिए और किस में फ्रीली ट्रेड करने देना चाहिए, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाने में मदद करता है, गाइड करता है। चौथा, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हेल्प्स द गवर्नमेंट एज एन इंडिकेटर टू फ्रेम द टैक्स पॉलिसीज। गवर्नमेंट अपनी टैक्स की पॉलिसी भी इसके बेसिस पे बनाता है। पॉलिसीज रिगार्डिंग इश्यूज लाइक प्राइस रेगुलेशन, मतलब किसकी प्राइस रेगुलेट करनी है उसके लिए पॉलिसीज। फेयर रेगुलेशन मतलब उसका चार्जेस। Moreover, it is possible to know how the living of the people of different classes get affected by imposing tax। Imposing tax मतलब tax लगाना on a certain item and the tax policies can be planned accordingly। मतलब किस पे कितना टैक्स लगाना चाहिए और टैक्स की पॉलिसीज बनाने में मदद करता है गवर्नमेंट को। पांचवा पॉइंट इसका यूजेस में, द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन यूज इट एज अ बेस टू डिटरमाइन द नेसेसिटी ऑफ स्पेशल फैसिलिटी टू एलिवेट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट क्लास। एलिवेट मतलब इंक्रीज, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ाना चाहिए, उसकी नेसेसिटीज क्या है, वो हम इससे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यूजेस खत्म हो गया। अब लास्ट थियरी है इस चैप्टर की, क्या है, लिमिटेशंस। जहां एडवांटेजेस होते हैं, यूजेस होते हैं, वहां लिमिटेशंस होता ही है। पहला, it is not possible to construct common cost of living index number for all the section। मतलब rich, poor and middle class सबका एक कॉमन इंडेक्स नंबर नहीं निकाल सकते हैं, सब सेक्शन का अलग अलग ही निकलेगा। दूसरा, the cost of living index number obtained for the certain class of people in a certain region cannot be used for the same other region even for the same class। मतलब फॉर एग्जांपल हम सूरत में पर्वत पाटिया एरिया का मिडिल क्लास का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालेंगे, वही इंडेक्स नंबर फॉर एग्जांपल वेसू या अटवा लाइंस के एरिया में अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? अलग अलग रीजन की भी लाइफस्टाइल अलग होती है और एक रीजन का दूसरे रीजन में अप्लाई नहीं होगा और एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन में भी अप्लाई नहीं होता है। थर्ड, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर shows the average percentage changes in the cost of living of certain class। Thus, it is not possible to measure the changes in the cost of living index number। थर्ड, क्या बोला है कि एवरेज जो कॉस्ट ऑफ लिविंग में जो फर्क होता है एक क्लास का, मिडिल क्लास, रिच क्लास, पुअर क्लास, कैन नॉट बी पॉसिबल टू मेजर द चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो एक क्लास का दूसरे क्लास में अप्लाई नहीं होगा। सेकंड पॉइंट में लिखा था एक रीजन का दूसरे रीजन में, अब इसमें एक क्लास का दूसरे सेक्शन में। फोर्थ, इट इज नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट सेपरेट इंडेक्स नंबर फॉर डिफरेंट क्लासेस एज वेल एज डिफरेंट रीजन। मतलब अलग अलग क्लास का और अलग अलग रीजन का निकालना पड़ेगा। पांचवा, द एक्सपेंडिचर ऑफ द पीपल ऑफ एनी क्लास डिपेंड अपॉन द साइज। कोई भी क्लास हो, मिडिल क्लास, पुअर क्लास या रिच क्लास,
उसमें एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है कि साइज ऑफ द फैमिली क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, लाइकिंग हैबिट मतलब उसकी पसंद क्या है. देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द फैमिली ऑफ द सेम क्लास. मतलब जब हम मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करें तो उसमें भी सबके जो खर्चे है, एक्सपेंडिचर है, वो एक समान नहीं है, सब में फर्क है. लास्ट पॉइंट, इट्स कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन द assumption, मतलब सपोज करके चल रहा है that the lifestyle of the families does not change in the current year as compared to the base year. मतलब जैसे करंट ईयर 2020 है लेकिन बेस ईयर 2016 है, तो हम तो मान के चल रहे 2016 की लाइफस्टाइल 2020 में मेंटेन होती है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है. और 6-8 महीने में या साल 2 साल में सब लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होती रहती है. इन रियलिटी द लाइकिंग हैबिट एंड चॉइसेस ऑफ द पीपल change with time. Thus, it is necessary to conduct family budget inquiry at regular interval, मतलब हर थोड़े-थोड़े समय में of time, and change the item and their weights. मतलब उसका आइटम में भी चेंज होना है और वेट में. वेट मतलब इम्पोर्टेंस. तो ये टोटली इस चैप्टर की थियरी एंड हो गई. तो यहाँ वीडियो में एंड कर देता हूँ.